हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टायनामिक्स में। ए टू जेड के इस अंक में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में। आप सब लोगों ने डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल जरूर किया होगा, चाहे वो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो, यूपीआई हो, या बैंक जाके आरटीजीएस या नेफ्ट ट्रांजेक्शन। तो इसी में आज के इस अंक में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक के द्वारा किए जाने वाले आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि डिजिटल पेमेंट क्या होता है। जिस लाइक कि मान लीजिए आपको किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदना है। अब आपने वो सामान खरीद लिया, मान लीजिए फ्रिज ही खरीदना है, फ्रिज ने खरीद लिया, आपने 15,000 का पेमेंट करना है। अब आप उतना कैश लेकर आए नहीं, चेक आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप दुकानदार को कहोगे कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दो, और आप उस अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की सहायता से उस दुकानदार को आप एनईएफटी ट्रांजैक्शन कर दोगे, जिससे कि उस दुकानदार के अकाउंट में विद इन 1 and 2 आवर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें आप स्कैन करके इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम लोग डिस्कस करेंगे आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में। उसके पहले आज का ये सवाल, इस वीडियो को पॉज करें, इस सवाल को अटेम्प्ट करें और आंसर को ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका जवाब और एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आरटीजीएस? आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब कहने का सेंस ये कि किसी भी सेटलमेंट को, मतलब जो भी पेमेंट किया आपने या बैंक को कमांड दिया पेमेंट करने के लिए, उसका सेटलमेंट बैंक रियल टाइम में करती है। मतलब ये कि जब आपने बैंक को कमांड दिया पेमेंट करने, उसी समय आपका पेमेंट हो जाता है। और ये बैंक टू बैंक होता है, मतलब ये एक आदमी के बैंक अकाउंट से दूसरे आदमी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मतलब आपको बैंक में अपना अकाउंट होना जरूरी है आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए। और ट्रांसफर अमाउंट 2 लाख से ऊपर कुछ भी हो सकता है। कुछ बैंक में 2,000 करोड़, किसी में 5,000 करोड़, अलग अलग होता है, बैंक पे डिपेंड करता है। बट मैक्सिमम अमाउंट आरबीआई के द्वारा कोई निश्चित नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रांजैक्शन 2 लाख और 200 करोड़ में हो रहा है तो ये कौन करते होंगे? ऑब्वियसली ये बड़े बिजनेसमैन ही करते हैं। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ बैंक ही प्रोवाइड करती है, और ये फ्री है। पहले इसके कुछ चार्जेस थे, लेकिन अब इसे फ्री कर दिया गया है। और ये 24/7 भी अवेलेबल है ऑनलाइन, बट ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन क्यों नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली बैंक के ब्रांचेस रात में नहीं खुलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन का। आरटीजीएस की शुरुआत मार्च 2004 में रिजर्व बैंक के द्वारा की गई। नवंबर 2010 में रिजर्व बैंक ने इसे रेशनलाइज किया। रेशनलाइज किया का मतलब ये कि रिजर्व बैंक ने इसके चार्जेस को यूनिफॉर्म कर दिए, और बैंकों को कुछ कंडीशंस लगाए गए होंगे ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा अक्टूबर 2013 में आरटीजीएस को रिमैप किया गया ताकि ग्लोबल डिमांड को मीट किया जा सके। दिसंबर 2019 में आरबीआई ने आरटीजीएस ट्रांजैक्शन से चार्जेस हटा दिए और बैंकों को भी कहा कि आप भी अपनी तरफ से सारे चार्जेस हटा दें। दिसंबर 2020 में आरटीजीएस 24/7 अवेलेबल करा दिया गया। पहले ये सिर्फ बैंकिंग आवर में ही हो सकता था। अब हम लोग देखेंगे एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब इसका मेन पर्पस फंड को एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरी बैंक ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसमें 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। अब 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन छोटे व्यापारी या रिटेल कस्टमर ही करेंगे, और इसमें सेटलमेंट हर 30 मिनट के इंटरवल में होता है। जिस लाइक मान लीजिए कि आपने सेटलमेंट के लिए बैंक को कमांड 8 बजे दिया, तो आपका सेटलमेंट 8:30 या 9 बजे होगा। मतलब हर आधे घंटे में सेटलमेंट किया जाता है। अब एनईएफटी भी 24/7 अवेलेबल है, और इसके लिए भी कोई चार्जेस जनरली बैंकों के द्वारा नहीं लिए जाते। अब हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे, जिसको मैंने वीडियो के शुरुआत में दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? लीगल टेंडर का सही मतलब क्या है? अगर आपने मेरा A to Z सीरीज का दूसरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लीगल टेंडर क्या होता है। वैसे मनी जो कि फिएट मनी है और सरकार के द्वारा किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए पूरे देश में अलाउ है, उसे हम लीगल टेंडर करते हैं। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं।
द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केस। क्या सिर्फ लीगल केस के लिए जो पेमेंट होता है वो लीगल टेंडर होता है? बिल्कुल नहीं। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, बिल और एक्सचेंज। क्या बैंक मनी, चेक, ड्राफ्ट, बिल लीगल? बिल्कुल नहीं। वो फिएट मनी है ही नहीं तो लीगल टेंडर हो ही नहीं सकता। द मनी, मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन कंट्री। क्या मेटेलिक मनी जो सर्कुलेशन में है कंट्री में वो सारे लीगल टेंडर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप सोने का सिक्का एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो वो लीगल टेंडर नहीं कहलाएगा। लीगल टेंडर वो कहलाएगा वैसी मनी जो क्रेडिटर को अंडर कंपल्सन है एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट का मतलब ये कि आप बैंक गए, बैंक से आपने 10,000 रुपये विड्रॉ किए और आपको एक टीवी खरीदनी है 10,000 रुपये की। आपने दुकानदार को वो 10,000 रुपये का पेमेंट किया कि मुझे ये टीवी 10,000 रुपये में दे दो, तो दुकानदार के लिए कंपल्सन है कि वो आपसे बैंक के द्वारा इश्यू किए गए वो 10,000 रुपये के नोट के बदले आपको वो टीवी देगा। इसे ही हम लीगल टेंडर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी NEFT और RTGS की सही जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी वीडियो कभी मिस न करें। धन्यवाद।